नमस्कार, सुस्वागत वेलकम आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएम क्लासेस पर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके रिट 2025 लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड के अंदर साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के अंदर एक टॉपिक जोड़ा गया है। हालांकि ये टॉपिक्स रिट में अभी नया जोड़ा गया है, वरना ये पहले भी आपकी जो मुख्य परीक्षा होती थी, तृतीय श्रेणी अध्यापक मुख्य परीक्षा, उसमें आपके ऑलरेडी ये टॉपिक है। तो अब ये रिट में भी जोड़ दिया गया है। तो अब चाहे किसी भी दृष्टि से देखो, आप इसे रिट की दृष्टि से देखो या तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से देखो, किसी भी हिसाब से पढ़ो, आपको पढ़ना ही है। रिट में भी जोड़ दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हम जो भी पढ़ रहे हैं ये हमारे पीडीएफ है, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जो ऑफिशियल आदेश जारी हुआ है, ये नोटिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख लीजिएगा आप, इसके थ्रू ही हम बात करेंगे। तो रिट 2025 के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, ठीक है। और ये आपके ऑफिशियल आदेश है जो केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जारी होता है, उसके अनुरूप ही हम बात कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस वीडियो में ये वीडियो जो है, मतलब ये जो पीडीएफ है पूरी हम पढ़ेंगे। लगभग 8-10 वीडियो बन सकते हैं इसके, हम छोटे धीरे धीरे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य परिचय को लेकर, जो आपके एनईपी है उसके सामान्य पृष्ठभूमि को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले ये आपका पूरा का पूरा दिया हुआ है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, हमें पढ़ने का तो हम फालतू भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे, लेकिन हम ऑफिशियल के हिसाब से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, रिस्क नहीं ले सकते, है ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है ये। ओके साहब, ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है। इधर विषय दिए हुए, इधर अध्याय दिए हुए हैं और इधर प्रश्न संख्या ये दी हुई है, ठीक है। तो इसमें अगर अध्याय की बात करें, कैसे भी प्रश्न बन सकता है, तो आपके इसमें अगर हम बात करें एनईपी, तो इसमें भाग 1 दिया हुआ है स्कूली शिक्षा, ठीक है। भाग 1 स्कूली शिक्षा है। भाग 2 की अगर हम बात करें तो वो है उच्चतर शिक्षा, भाग 2 है। भाग 3 की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो भाग 3 कौन सा है? अन्य केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, ठीक है। चौथा है क्रियान्वयन की रणनीति। तो इसमें आपके कुल 4 भाग और 27 धाराएं बनी हुई हैं, आप देख रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक है। तो इसमें आपके भाग कितने हैं? भाग है 4 और धाराएं हैं 27, है ना। अध्याय कितने इसमें आपके? भाग तो है 4 और अध्याय है 27, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका भाग है वो है भाग 1, जिसका नाम है स्कूली शिक्षा, ठीक है ना। और इसमें आपके 8 अध्याय जुड़े हुए हैं और ये आठों के आठों अध्याय जो हैं आपके स्कूली शिक्षा एनईपी का भाग प्रथम है स्कूली शिक्षा। इसमें 8 अध्याय हैं और ये आठों के आठों अध्याय आपको रीट में पढ़ने हैं। रीट के जो मनोविज्ञान की दृष्टि से अगर हम देखें तो पढ़ने हैं। इसमें भाग 2 है उच्चतर शिक्षा, ये आपके नहीं है। यानी कि केवल कहने का मतलब ये है कि आपको रीट में इसका सारे के सारे जो अध्याय हैं 27 के 37 अध्याय, है ना, हाँ, वो आपको नहीं पढ़ने। इसमें केवल आपको 8 अध्याय पढ़ने हैं। 8 अध्याय कौन कौन से? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा, ये वाला अध्याय है प्रथम अध्याय। भाग प्रथम का प्रथम अध्याय है। भाग प्रथम का दूसरा अध्याय है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, ये आपको पढ़ना है। ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या कम कराओ, सभी स्तरों को शिक्षा की सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ये आपको पढ़ना है। अध्याय नंबर 3। अध्याय नंबर 4 है स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, अधिगम समृह एकीकृत आनंद में रुचिकर होना, ये अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 5 है इसका, वो है शिक्षक। अध्याय नंबर 6 है समता मूलक और समावेशी शिक्षा, ये आपको पढ़ना है। समावेशी 7 में स्कूल कॉम्प्लेक्स क्लस्टर के माध्यम से कुशल संसाधन और प्रभावी गवर्नेंस। और 8वां है स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण और प्रत्यामन। ये आठों के आठों अध्याय भाग 1 से लिए गए हैं और आठों के आठों अध्याय आपको विस्तार पूर्वक रीड में पढ़ना पड़ेगा। तो हमें सब तरह से बात करनी है। भाग कितने भाग हैं? 4 भाग हैं। अच्छा, 4 भाग है। अध्याय कितने हैं? 37 अध्याय हैं। भाग 1 जो है आपका वो है स्कूली शिक्षा, इसमें कितने हैं? 8 अध्याय हैं। 9 से लगाकर 19 तक दूसरे में है। 20 से लगाकर आपके 20 से लगाकर 24 तक 20-21 और ये 5 अध्याय आपके भाग नंबर 3 में है और 25 से लगाकर 27 तक 3 अध्याय जो है आपके भाग नंबर 4 में है। इस टाइप से भी आपको याद रखना पड़ेगा, कैसे भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे देखिए हम परिचय को लेकर,
हम नॉर्मल वे में पढ़ेंगे, जहाँ पर समझाने की बात होगी वहां पर हम समझा देंगे, ठीक है। शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने, एक न्याय संगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास और राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल है भाई साहब, हम भी जानते हैं। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करना, वैश्विक मंच पर सामाजिक न्याय और समता, वैज्ञानिक उन्नति, राष्ट्रीय एकीकरण और सांस्कृतिक संरक्षण के संदर्भ में भारत के सतत प्रगति और आर्थिक विकास की कुंजी है। बिल्कुल है, होगी, ठीक है। सार्वभौमिक उच्चतर स्तरीय शिक्षा व उचित माध्यम है जिसे देश की समृद्ध प्रतिभा और संसाधनों का सर्वोत्तम विकास और संवर्धन, ठीक है, व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व की भलाई के लिए किया जा सकता है, ठीक है। अगले दशक में भारत दुनिया का सबसे युवा जनसंख्या वाला देश होगा और इन युवाओं को उच्चतर गुणवत्तापूर्ण शैक्षिक अवसर उपलब्ध कराने पर ही भारत का भविष्य निर्भर करेगा, ठीक है साहब। ओके, भारत द्वारा, किसके द्वारा? भारत द्वारा 2015, भारत द्वारा 2015 में अपनाए गए सतत विकास एजेंडा 2030 के लक्ष्य 4 SDG 4 में परिलक्षित वैश्विक शिक्षा विकास एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 तक सभी के लिए समावेशी और समता गुणवत्ता युक्त सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा दिए जाने का लक्ष्य है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवन पर्यंत शिक्षा के अवसरों को बढ़ावा देने का, ये वाला है, आपको ध्यान रखना है। लक्ष्य है, कब तक है? 2030 तक रखा गया है, ठीक है। तो क्या है इसका भारत एजेंडा के अनुसार विश्व में 2030 का क्या लक्ष्य है? तो ये वाला लक्ष्य आपको दिख रहा है। इस तरह के उदात्त लक्ष्य के लिए संपूर्ण शिक्षा प्रणाली को समर्थन और अधिगम को बढ़ावा देने के लिए पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी ताकि सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के सभी महत्वपूर्ण टारगेट और लक्ष्य SDG प्राप्त किए जा सकें, ठीक है साथियों। आगे देखते हैं, ज्ञान में परिदृश्य में पूरा विश्व तेजी से परिवर्तन के दौर में गुजर रहा है। बिग डेटा, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों में हो रहे बहुत से वैज्ञानिक और तकनीकी विकास के चलते एक और विश्व भर में अकुशल कामगारों की जगह मशीनें काम करने लगेगी और दूसरी ओर डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस और गणित के क्षेत्रों में ऐसे कुशल कामगारों की जरूरत और मांग बढ़ेगी जो विज्ञान, समाज विज्ञान और मानविकी के विविध विषयों में योग्यता रखते हो। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और घटते प्राकृतिक संसाधनों की वजह से हमें ऊर्जा, भोजन, पानी, स्वच्छता आदि की आवश्यकताओं को पूरा करने के नए रास्ते खोजने होंगे और इस कारण भी जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कृषि, जलवायु विज्ञान और समाज विज्ञान के क्षेत्रों में नए कुशल कामगारों की जरूरत होगी। अच्छा, महामारी और महामारी के बढ़ते उद्भव, संक्रामक रोगों प्रबंधन और टीकों के विकास में सहयोगी अनुसंधान और परिणामी सामाजिक मुद्दे बहुविषयक अधिगम की आवश्यकताओं को बढ़ाते हैं, ठीक है। मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि भारत एक विकसित देश बनने के साथ साथ दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनने की ओर अग्रसर है, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा देश बनने जा रहा है अर्थव्यवस्था के मामले में भारत। रोजगार और वैश्विक परिस्थितियों में तीव्र गति से आ रहे परिवर्तनों की वजह से यह जरूरी हो गया है कि बच्चे जो कुछ सिखाया जा रहा है उसे तो सीखे ही और साथ ही वे सतत सीखते रहने की कला भी सीखे। अच्छा, इसलिए शिक्षा में विषय वस्तु को बढ़ाने की जगह जोर इस पर अधिक होने की जरूरत है कि बच्चे समस्या समाधान और तार्किक एवं रचनात्मक रूप से सोचना सीखे, विविध विषयों के बीच अंतर संबंधों को देख पाए, कुछ नया सोचे और सोच पाए और नई जानकारी को नए और बदलती परिस्थितियों या क्षेत्रों में उपयोग में ला पाए। जरूरत है कि शिक्षण प्रक्रिया शिक्षार्थी केंद्रित हो, अच्छा, जिज्ञासा, खोज, अनुभव और संवाद के आधार पर संचालित हो, लचीली हो, ठीक है, कैसी हो? लचीली हो और समग्रता और संवित रूप में देखने समझने में समर्था बनाने वाली और आवश्यक ही रुचिपूर्ण हो। शिक्षा शिक्षार्थियों के जीवन के सभी पक्षों और क्षमताओं का संतुलित विकास करें और इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और गणित के अलावा बुनियादी कला, शिल्प, मानविकी, खेल और फिटनेस, भाषाओं, साहित्य, संस्कृति और मूल्य का अवश्य ही समावेश किया जाए। ओके, शिक्षा से चरित्र निर्माण होना चाहिए, बिल्कुल। शिक्षार्थियों में नैतिकता, तार्किकता, करुणा और संवेदनशीलता विकसित करनी चाहिए और साथ ही रोजगार के लिए सक्षम बनाना चाहिए। ये कहने का मतलब ये है, सीखने के परिणामों की वर्तमान स्थिति जो आवश्यक है उनके बीच की खाई को प्रारंभ बाल्यावस्था देखभाल उच्चतर शिक्षा के माध्यम से शिक्षा में उच्चतम गुणवत्ता, इक्विटी और सिस्टम में अखंडता लाने वाले प्रमुख सुधारों के जरिए पाटा जाना चाहिए। 2040 तक, कब तक? 2040 तक भारत के लिए एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का लक्ष्य होना चाहिए जो कि किसी के पीछे नहीं है। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था
जहाँ किसी भी सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले शिक्षार्थियों को समान रूप से सर्वोच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध हो। ये किसका लक्ष्य है, कहाँ तक का लक्ष्य है? भारत का लक्ष्य 2040 तक ऐसा हमें भारत को बनाना है ना। आगे देखिए, यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 21वीं शताब्दी की पहली शिक्षा नीति है। यहाँ पे देखिए आ गया है पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति कौन सी? 2020 वाली क्या है? 2021 की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, 2021 की पहली शिक्षा नीति है। ठीक है, तो 21वीं सदी जिसका लक्ष्य हमारे देश के विकास के लिए अनिवार्य आवश्यकता को पूरा करना हो। यह नीति भारत के परंपरा और सांस्कृतिक मूल्यों के आधार को बरकरार रखते हुए 21वीं सदी की शिक्षा के लिए आकांक्षात्मक लक्ष्यों, जिनमें SGD 4 शामिल है, के संयोजन में शिक्षा व्यवस्था, उसमें नियमन और गणवेश सहित सभी पक्षों की सुधार और पूर्णगंड का प्रस्ताव रखती है। अच्छा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति प्रत्येक व्यक्ति में निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास के विकास पर विशेष जोर देती है। किस पर जोर देती है? निहित रचनात्मक क्षमताओं के विकास पर। निहित रचनात्मक क्षमता, उनके अंदर जो कैपेसिटी है ना, रचनात्मक क्षमताओं को लेकर। तो यह नीति इस सिद्धांत पर आधारित है कि शिक्षा से न केवल साक्षरता और संख्या ज्ञान जैसी बुनियादी क्षमताओं के साथ साथ उच्चतर स्तर की तार्किक और समस्या समाधान संबंधी संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए। कहने का मतलब संज्ञानात्मक क्षमताओं के विकास पर ये जो है शिक्षा नीति आपकी जोर देती है। किस पर जोर देती है? संज्ञानात्मक क्षमताओं का विकास होना चाहिए, ये से बोलती है। सामाजिक और भावनात्मक स्तर पर भी व्यक्ति का विकास होना आवश्यक है। नैतिक, सामाजिक और भावनात्मक स्तर, इन पर भी विकास होना इनका चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगला पार्ट 2 रहेगा हमारा, वो रहेगा इसी का अगला पार्ट। यहाँ से लेकर हम प्राचीन से लेकर शुरू करेंगे और यहाँ तक जो है पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। और इसको वापस एक बार इस वीडियो को पुनः देखें आप, ताकि अंदर अंदर से क्या क्या मक्खन है वो आप अलग से निकालें और नोट्स बना लें और उसको रिवाइज करते रहें। बहुत अच्छा काम हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट NEP 2020 नेक्स्ट वीडियो के माध्यम में, पार्ट 2 के माध्यम से।